चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे लाइट के बारे में तुम लोग जानते हो कि लाइट कभी भी ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो लाइट को ऐसा जाना है, ये दो मीडियम है, मान लो इधर में एयर है और इधर में वाटर है, ठीक है, तो ऐसे आएगी। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर तुम देखो एयर और वाटर की बात करो तो एयर कैसा मीडियम है, एयर में स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की, ऑब्वियस ही बात तुम लोग को मालूम है ना। और जो वाटर है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्पीड कम होगी, तो इस स्पीड कम होने के कारण ना ये टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब अगर यही स्कीम उल्टा हो जाता तो क्या होता, ये ऐसे जाता, ठीक। और अब क्या है, अब यहाँ पे वाटर है और इधर में एयर है, तो यहाँ से ये कैसे जाता, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होता, अब स्पीड बढ़ जाती तो ये और इधर चले जाता, ठीक है। तो ये आई और ये आर। तो अगर इसको देखें तो एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे ये डेंसर और ये रेयरर, ठीक है। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, तो इसका मतलब क्या है, दिस आर विल बी स्मॉलर देन आई, ठीक है, एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, ठीक। और अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, मतलब वो एंगल और बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आई इज ग्रेटर देन, नहीं यहाँ क्या लिखें, एंगल आई इज स्मॉलर देन आर नहीं लिखना है, एंगल आर इज स्मॉलर देन आई। यहाँ पे एंगल आई बड़ा होगा और यहाँ पे एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो, किताब में लिखा हुआ है कि भाई ये फिनोमिना है ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, एक केस और पॉसिबल था, जब ये ऐसे नॉर्मल आ जाए, तो नॉर्मल आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको तुम लोग अगर समझना चाहते हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो ये डस्टर को, कि ये हमारी एक कार है, दिस इज अ कार, लेट अस एज्यूम इसमें 4 चक्के लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कार ऐसे आ रही है, ठीक। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ये चक्का पहले ही डेंसर मीडियम में जा चुका है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो ये ऐसा घूम जाएगी कार। सोचो 2 चक्के हैं कार के, ये वाला चक्का पहले ही पहुंच गया, ये वाला चक्का पहले ही पहुंच गया, तो अब ये जो है इसकी स्पीड, ये जितना टाइम में यहाँ कवर है उतने में ऐसे हो जाएगा, तो ये टर्न हुआ। समझ में आई बात, रेयरर से डेंसर में। अगर डेंसर से रेयरर में देखो तो ये आ रही थी, अब ये चक्का जो है ये पहले आ गया रेयरर मीडियम में, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये समझ में आया कैसे हो रहा है। एक्चुअल रीज़न क्या है, तो स्पीड ही है इसमें, कि भाई लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो अब इसको ड्रॉ करो, इसके बाद अब लिखेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है भाई, तो पहला लॉ तो वही होगा जो होता है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तो कहानी है, सिंपल सी है, ठीक है। दूसरा जो लॉ है ये अच्छा है, तो दूसरा लॉ क्या, अब इसको मैं लिखने थोड़ी जा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना घर पे जाके। दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो होता है वो होता है 1/2। आसान मानों में बोले तो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये जो 1/2 है ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक। और इसी को बाद में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ। वैसे अभी अगर लिखना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, इट इज़ क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि नीचे में जो लिखा है ना
इसका हम देखते हैं, जिसमें अपन जा रहे हैं ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में बताते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम जा किस में रहे हैं, 2 में जा रहे हैं, तो 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अब देखो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी स्नेल साहब ने, स्नेल, तो इसीलिए इसको कभी कभी स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या, बहुत बार बोलते हैं, ऐसा नहीं कभी कभी वाली बात। अब देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये अपने को बताता है कि लाइट कितना बेंड होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका अगर डेफिनेशन देखोगे तो इट इज़ डिफाइंड एज द लाइट, मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो म्यू जो होगा वो क्या होगा, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सी, स्पीड ऑफ लाइट सी, वैल्यू कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो c डिवाइडेड बाई कोई भी वेलोसिटी v जो किसी भी मीडियम में है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन डेफिनेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि लाइट एक ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इस मीडियम में तुम रेड लाइट लेके आए हो और इसमें जाके वॉयलेट लेके जा रहे हो और बोल रहे हो सर ये तो नहीं आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। तो ध्यान रखना है कि एक ही वेवलेंथ की लाइट यूज़ करोगे। इसका रीज़न है क्योंकि तुम लोगों को मालूम है कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट दोनों का वेवलेंथ अलग होता है, ठीक है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अपन उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसीलिए जहाँ भी डेंजर का, खतरे का निशान दिखाना होता है वहाँ क्या यूज़ होता है, रेड, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यार क्लास 11th में ये चीज़ पढ़े थे क्या सब लोग, C = λ/ν। अब जो नहीं पढ़ा था उसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल सी ट्रिक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये c स्पीड है, वेव है, तो डिस्टेंस कितना, लैम्डा, वेवलेंथ उसका, और इसको अगर अपन को टाइम से डिवाइड करना है तो λ/t लिखेंगे। और टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या 1/t को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से c = λ/ν लिख सकते हैं क्या, ठीक है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं c को क्या लिख सकता हूँ, λ/ν, ठीक है। अच्छा, न्यू इन मीडियम, हर मीडियम में फ्रीक्वेंसी अलग होगी लाइट की, ये ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, और बात करें तो लैम्डा v को क्या लिख सकते हैं, λ/ν। अच्छा ये वैक्यूम है ना, यहाँ तो वैक्यूम है और यहाँ पे मीडियम है, ठीक है। तो अब लैम्डा काट दोगे तो तुमको, अरे लैम्डा नहीं, यहाँ हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं ना, मैंने बोला कि लाइट हमारा सेम रहेगा, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, वेवलेंथ बदलेगा बस, क्योंकि वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो बदलने वाला है। तो लैम्डा ये मीडियम का होगा और ये वैक्यूम का होगा, तो न्यू कट जाएगा, अपने क्या मिलेगा, लैम्डा मीडियम डिवाइड बाई लैम्डा इन वैक्यूम। समझ में आई बात कि नहीं। तो इसको अगर दूसरे टर्म में डिफाइन करना चाहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्या बोलोगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। म्यू, हाँ, c/λ, तो अच्छा c को λ/ν लिखेंगे ना, हाँ, जैसे c है ऊपर में, तो वो उस वैक्यूम के लिए होता है c। अच्छा यहाँ पे ना यही गड़बड़ हो रहा है, इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो c का क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इन वैक्यूम इनटू उसका फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होगा, लैम्डा इन मीडियम इनटू उसका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया करो। चलो ये अच्छा है, समझ में आया। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल डेफिनेशन जो गलत हो गया तो उसको सुधार के लिख लो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये जो 1μ2 है, ये जो 1μ2 है, ये क्या है एक्चुअली, ये है v1/v2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1,
विथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसका रेशियो है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा भाई तुम्हारा मीडियम कैसा है, तो नेचर ऑफ मीडियम पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है ना। लैम्डा पे डिपेंड करता है, तुम लोग को साफ साफ दिख ही रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर बदलेगा तो भाई सब कुछ बदल जाता है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और साथ साथ में सराउंडिंग में भी डिपेंड करेगा कि आसपास तुम्हारा कैसा मीडियम है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट और टेम्परेचर और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मतलब आसपास तुम्हारा कौन सा मीडियम है। समझ में आई बात? तो ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न जो है तुम लोग बेसिकली बस यही बोलोगे क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। हेंस जो टर्निंग इफेक्ट हमने देखा अभी कार का एग्जांपल लेके समझे हम लोग कि टर्न हो रहा है, तो बस वही है कि भाई अगर स्पीड ऑफ लाइट जो जिस मीडियम में हम जा रहे हैं अगर उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो हम टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, तो ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसको मैं क्या देखूं, अलग से क्या देखना चाहते हो यार? इसी में देखो, इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये लाइट ऐसे आई ऐसे गई, ठीक है, काम करते हैं मिरर लगा दो, प्लेन मिरर, क्या होगा, ये लाइट को वापस पार्सल कर देगा, है ना। तो अब इसमें अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे और वैल्यूज देखेंगे कुछ, ठीक है, नोट करो इतना। तो अब देखो ये जो है ये अपन ऊपर में रेयर मीडियम मान लिया और नीचे में डेंसर मीडियम, ठीक है। ये मीडियम 1 है हमारा और ये मीडियम 2 है, ठीक। कई बार ना डेंसर मीडियम को ऐसे करके बना दिया जाता है ताकि पता रहे कि ये डेंसर है, ठीक। अब देखो लाइट जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बताओ कोई दिक्कत? तो ऐसा करते हैं स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, साइन आई बाई साइन आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो जा कहाँ रहे हैं, 2 में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1 म्यू 2, ठीक। कोई दिक्कत इस बात से? अब जब मिरर से टकराएगी लाइट और टकराने के बाद जब वो जाना चालू करेगी तो क्या होगा, इंसिडेंस एंगल अब आर बन जाएगा। आर किसका काम करने वाला है? अब लाइट ऐसी जा रही है, लाइट कैसी जा रही है, दूसरे कलर से ले लेते हैं, लाइट ऐसी जा रही है तो इसके लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा, हाँ या नहीं बताओ? जब लाइट ऐसी जाएगी तो, ठीक है ना। तो उसके टाइम में अगर अपन लगाएं स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे, साइन आर, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आई, ठीक है ना। और ये इक्वल किसके होगा, देखो कहाँ जा रहे हैं, 1 में, कहाँ से जा रहे हैं, 2 से, तो क्या लिखेंगे 2 म्यू 1, ठीक। कोई दिक्कत? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चमत्कार हो गया क्या? क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, खत्म। क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। तो यहाँ से 1 म्यू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 म्यू 1 लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर अपने को एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो हम उसका दूसरे मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ 1 अपॉन करके निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सी बात है ये। रिवर्सिबिलिटी यही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट रिवर्स होता है तो सेम तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो तुम लोग पूरी हेडिंग लिखना, थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये मेरा ग्लास स्लैब है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तुम लोग को भी एज्यूम करना ही पड़ेगा, रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है ना। तो लाइट आई, ठीक है,
क्या होगा भाई? ऑब्वियसली एयर टू ग्लास, ग्लास इज कौन सा मीडियम है? डेंसर, ठीक है ना। रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, किधर होगा बेंड? स्पीड घटेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। बहुत बढ़िया, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, यहाँ टकराया। अब क्या होगा भाई? डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो देखो मैं बना नहीं पा रहा हूँ बट अच्छा बना है, ठीक है। तो ये गया और ये गया, कोई दिक्कत इस बात से? सो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 मान लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 मान लेते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 मान लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, ठीक, हाँ या नहीं? सो अब इस पॉइंट पे देखो, अगर इस इंटरफेस पे, एयर ग्लास इंटरफेस पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एयर टू ग्लास जा रहे हैं, इधर एयर, यहाँ पे ग्लास है, तो एयर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं, ग्लास को जी से, तो मैं क्या लिखूंगा? ए म्यू जी, हाँ या नहीं? एयर से ग्लास में जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे अगर लगाऊंगा मैं इस इंटरफेस पे, ग्लास और एयर इंटरफेस पे, ये इंटरफेस है, इस जगह पे बदलने वाली है दुनिया, पूरे वक्त बदल जाएगा, 10 बाद दुनिया सब बदल जाएगी इस जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, अब देखो ग्लास से एयर में जा रही है, यहाँ फिर से एयर ही है ना, तो क्या लिखेंगे? G म्यू A। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैंने क्या बताया, ये जो G म्यू है, A है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/A म्यू G लिख सकते हो क्या? ये सिखा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, ठीक है ना। अब एक काम करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू 1 अपॉन ए म्यू जी इज इक्वल टू 1। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखना ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो तुम लोग अभी हजम नहीं कर पाओगे, बट करना पड़ेगा तुमको, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से जब जाएंगे तो एयर से ग्लास जा रहे हैं, तो जितना अपन यहाँ टूवर्ड्स द नॉर्मल होंगे, ग्लास से एयर जाने में उतना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगे कि नहीं? भाई सेम है ना, ये से ये तो ये से ये, तो एक तरीके से ये इधर से इधर, तो ये वाला उल्टा फीलिंग ही दे रहा है ना भाई। एयर से ग्लास आए, ग्लास से एयर गए, तो वो रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेम स्कीम चलेगी कि नहीं? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला R1 और ये I2 इक्वल होगा क्या? सोचो, ये लाइन अगर एक्सटेंड कर दी जाए तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसको और थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं यार, तो ये तो ट्रांसवर्सल है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको नाम देना पड़ता है वैसे तो, ठीक है, तो P Q R S, सो PQ इज पैरेलल टू RS, तो अपन क्या लिख सकते हैं? R1 इज इक्वल टू I2, हाँ या नहीं? तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2, अच्छा R1 इज इक्वल टू I2 है ना, तो यहाँ भी I2 लिख दें क्या? चलेगा ना, इंटू साइन R2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, ये कट गया, तो क्या मिला? साइन I1 अपॉन साइन R1 साइन R2, साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1, मतलब साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 है, मतलब I1 इज इक्वल टू R2, मतलब I1 इज इक्वल टू, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इमर्जेंट रे हमारी निकली, ये पैरेलल है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो ऐसा कुछ हुआ है कि लाइट को एक्चुअली जाना यहाँ था, बट इस स्लैब की वजह से
लाइट जा ऐसे रही थी, क्या हुआ, लेटरल शिफ्ट हो गया इसमें, है कि नहीं? ये ऐसे जा रही थी, ऐसे सोच सकते हो इस चीज को, हाँ या नहीं? ठीक है ना? तो अब एक काम करते हैं ना, ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू भी तो निकाला जा सकता है। तो हमारा अगला टारगेट यही होगा कि हम इस लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, एक जनरल केस में, स्पेशल केस के लिए जो भी वैल्यू दी होगी थिकनेस स्लैब का या जो भी, उसको तुम अप्लाई कर लेना उसमें। ठीक है, देखो इसमें ना यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, ये PQRS तो ठीक है, स्लैब का भी नेम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो अब देखो ये AB पैरेलल है CD के, ठीक, तो इसके हिसाब से ये ट्रांसवर्सल है, तो R1 इज इक्वल टू I2 होगा। तो यहाँ ये जो रीजन है ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्या लिखना है, AB इज पैरेलल टू CD। समझ में आई बात? कोई खास चेंज नहीं है, बस वो पैरेलल लाइन सही जगह पे नहीं मिली थी अपने को। ठीक, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद अपन लेटरल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो, तो अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। ठीक, तो ये जो लेटरल शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है भाई, ये इतना हुआ है। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अब ये एंगल्स को R और I ले लो, क्योंकि इस एंगल तो कोई काम पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब ये पॉइंट F मान लेते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? या एक काम करते हैं, इसको E ले लो और यहाँ पे F ले लो। ठीक, तो अब तुम लोगों को दो ट्रायंगल मिलेगा। अब देखो क्या चीज़ देखें, ये देखो ये नॉर्मल और ये दोनों, ये एंगल I है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों का सम I होना चाहिए था। ठीक है, अब ये R है अगर, तो ये जो बचा है कितना बचा, I माइनस R बचा कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है ना? तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल अपने पास दो ठोक दिख रहा है, तो पहले देखते हैं ट्रायंगल BFC। तो इस BFC में देखोगे तो पहले तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा ना, ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस मान लो T है। ठीक, तो स्लैब की थिकनेस अगर T है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BFC में, इन ट्रायंगल BFC, इसमें अपन साइन R की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन R की वैल्यू लिखें या कॉस की लिखें? कॉस की लिखते हैं, क्योंकि ये, अच्छा ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कॉस R की लिखते हैं। तो बेस अपन को मालूम है BF, ये अपन को मालूम है, और हाइपोटेनस क्या है BC। ठीक है कि नहीं? हाँ, अच्छा अब देखोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो इस ट्रायंगल में भी अपन लिख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो BFC में अपन ने ये ले लिया, तो यहाँ से अपन BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। BF की वैल्यू T है, तो T अपॉन BC, तो यहाँ से BC कितना हो जाएगा, T अपॉन BC इधर जाएगा, cos R इधर आएगा, तो T अपॉन cos R। ठीक है कि नहीं, बताओ? ठीक, अच्छा अब x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कहाँ से होगी, जो ट्रायंगल BCE है ना, तो ट्रायंगल BCE में देखते हैं, BCE में देखते हैं। तो इसमें अपन ये एंगल नोन है, ये और ये, तो ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो साइन I माइनस R का यूज करेंगे अपन, और ये किसके इक्वल होगा, इस दिस अपॉन दिस। ठीक है, सॉरी ये x अपॉन हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, ये ना, तो x अपॉन BC लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम लोग नाम लिख सकते थे x का CE अपॉन। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को x क्या मिला, x मिला BC साइन I माइनस R। ठीक, और BC की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है T अपॉन कॉस R साइन I माइनस R। ठीक है,
साइन आई माइनस आर कितना होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। तो टी अपॉन कॉस आर, साइन आई माइनस आर क्या होगा, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, ठीक है कि नहीं। तो कॉस आर से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये साइन आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस आई टेन आर, ठीक है। क्या मिला, टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब या फिर इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते, स्नेल्स लॉ या कुछ यूज़ करेंगे अपन। तो ये अपना क्या है, साइन आर अपॉन कॉस आर, यहाँ पे साइन आई, अच्छे ये दोबारा लिखते हैं इसको, क्या है, टी साइन आई कॉस आर अपॉन कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। अब साइन आई बाई साइन आर होता है अपना, क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर म्यू होता है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, इधर जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो। साइन आई बाई साइन आर जो होगा ये म्यू होगा, यहाँ कॉस आर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन आर को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है ना। साइन आर को लिख सकते हैं साइन आई अपॉन म्यू, तो वहाँ से अपन कॉस आर भी लिख सकते हैं, लिखते हैं टी साइन आई माइनस ये कॉस आई, ठीक है। साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आर को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से साइन आई अपॉन म्यू और म्यू और ये कॉस आर को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से देखोगे तो साइन आर की वैल्यू क्या है, म्यू साइन आई अपॉन म्यू, तो कॉस आर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होगा, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अपन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। अब ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला अपने को, x इज इक्वल टू टी साइन आई, ये कॉस आई और साइन आई, ठीक। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 1/2 साइन 2i अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, एक सेकेंड, इसमें कॉस आई साइन आई कैसे अपना बच रहा है, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का पावर हाफ, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया है बुक ने, उसने यहाँ पे साइन 2i नहीं लिया है ना, तो हाफ लिया है। उसने क्या किया है ना कि यहाँ देखो साइन आई दोनों में है ना, तो कॉमन निकाल दो, तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस आई अपॉन दिस, ठीक। तो इतना लेटरल शिफ्ट होगा। अगर अपने को सारी अलग अलग वैल्यूज़ मालूम होती तो अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। अब मैक्सिमम शिफ्ट कब होगा, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कब मिल सकता है तुमको, जब ये टर्म 0 हो, मतलब कॉस आई इज इक्वल टू 0 हो, है ना। कॉस आई इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम शिफ्ट के लिए, है ना। तो मतलब कि आई की वैल्यू कितनी होगी, फॉर मैक्सिमम एक्स क्या होना चाहिए, कॉस आई अपॉन अंडर रूट
म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, कॉस आई इज इक्वल टू 0, यहाँ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम शिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, टी साइन 90। तो x कितना आएगा मैक्सिमम, x मैक्स इज इक्वल टू टी। समझ में आई बात? तो मतलब मैक्सिमम शिफ्ट कितना हो सकता है, जितना अपना स्लैब का थिकनेस होगा, उससे ज़्यादा शिफ्ट अपन नहीं पा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ पे अपन कैसे इस मतलब ये लेटरल शिफ्ट को अपन बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, या तो थिकनेस बढ़ा दो टी तो बढ़ ही जाएगा, इसके अलावा आई की वैल्यू बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगा। 90 से ज़्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उल्टा काम होने लगेगा फिर। इसके अलावा अपन म्यू की वैल्यू बढ़ा के भी कर सकते हैं क्या? देखो इसमें म्यू बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगी, तो ये छोटी होते जाएगी तो अल्टीमेटली ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके से अपन ये चीज़ बढ़ा सकते हैं। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नोट करो। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई अगर एक मीडियम की जगह 2-3 मीडियम लगे होते तो क्या होता। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम कर लो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, मतलब एक से ज़्यादा मीडियम लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लो ये एक मीडियम और ये दूसरा मीडियम, 2 मीडियम मैं बना रहा हूँ, तीसरा मीडियम तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एयर। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं वाटर है और यहाँ पे ग्लास है। ठीक, तो लाइट ऐसे आएगी, यहाँ क्या होगा, फिर से रेयरर से डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से रेयरर से डेंसर और टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ क्या होगा, तो वो इसके जस्ट पैरेलल निकल जाएगी, घुमा फिरा के दोनों का इफेक्ट कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये अपनी लाइट गई। ठीक, ये एंगल I1 ले लो, ये I1, ये अपना R1, ये I2, ये R2, फिर यहाँ पे I3 R3। ठीक है, तो 3 मीडियम पे ये काम हुआ है। तो क्या तीनों पे अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, सब पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक, तो ऐसा है कि अब ये तो तुम लोग को मालूम चली गया है कि R1 इज इक्वल टू I2 है, हाँ या नहीं, और R2 इज इक्वल टू I3 है। तो ऐसा करते हैं कि I2 की जगह पे R1 ही लिख लेते हैं और I3 की जगह पे R2 ही लिख लेते हैं, और R3 को R मान लेते हैं कि फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिससे निकला। कोई दिक्कत इस बात से? अब तीनों मीडिया के इंटरफेस पे अपने को लगाना है स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, एयर से वाटर जा रहा है तो क्या लिखोगे, ए म्यू डब्लू। ठीक है, नेक्स्ट वाटर से ग्लास जा रहा है तो क्या लिखोगे, साइन R1 बाई साइन R2 इज इक्वल टू वाटर से ग्लास डब्लू म्यू जी। ठीक, तीसरा क्या हो रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है तो साइन R2 बाई साइन R, साइन R2 बाई साइन R इज इक्वल टू, कहाँ जा रहा है भाई, ग्लास से एयर में जा रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब एक काम करते हैं, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा, I1 को भी I मान लेते हैं ना, I1 को भी I मान लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो R साइन R1 साइन R1 गायब, साइन R2 साइन R2 भी गायब। ठीक है ना, अच्छा, और ये जो एंगल से यहाँ पे निकलेगा ये I और ये R, ये भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन I। अब अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। ठीक है,
ठीक है कि नहीं? बताओ, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये ए म्यू डब्लू को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/W म्यू ए इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डब्लू म्यू जी इज इक्वल टू डब्लू म्यू ए अपॉन जी म्यू ए। बताओ, कोई दिक्कत इस बात से? तो इसका मतलब क्या है, या इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते थे, मतलब इसको कर सकते थे, या तो अगर इसको लिखते तो क्या लिखते, ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू ए म्यू जी इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/ए म्यू जी। तो यहाँ से अब अगर डब्लू म्यू जी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये ऊपर जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्लू। ठीक है? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर अब मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का मालूम है एयर के रिस्पेक्ट में, तो मैं ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ। मतलब मेरे को अगर किसी एक मीडिया के रिस्पेक्ट में दो लोगों का पता होता तो मैं उन दोनों का आपस में भी बता पाता। क्या ये बात समझ में आई? इसी मेथड का यूज़ करके जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं सबका। ठीक, तो इसका अपन एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे अभी। और वो क्या है कि कभी तुम लोगों ने बाल्टी में सिक्का डाला है, सिक्का ऊपर उठा दिखता है, कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसको प्रूव करके देखेंगे अभी। तो चलो हम लोग देखते हैं अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन का। तो देखो ऐसा करते हैं, ये अपन टब लेते हैं, टब में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, चलो ठीक है, और ये हमारा यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब तुम इसके एकदम परपेंडिकुलर में यहाँ अपनी आँख लेके खड़े हो और इसको देख रहे हो, ठीक है? ठीक है ना? तब क्या होगा कि एक तो लाइट तुम सोच रहे हो ऐसी आनी चाहिए, बट होगा क्या, लाइट जो है वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ कहीं पे निकल जाएगी। ठीक, और यहाँ से वो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना है उसको किधर से, इससे अवे, ऐसा कहीं बेंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब तुमको क्या दिखेगा, तुमको ये दिखेगा, ये तो तुमको यहाँ पे दिखने वाला है ऑब्जेक्ट एक्चुअल में, तुमको वो नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं रियल डेप्थ, ये है रियल डेप्थ, तो हमको एपरेंट डेप्थ क्या मिलेगी, ये एपरेंट डेप्थ और ये इसका रियल डेप्थ है। ठीक है? तो हम लोगों को वो कम दिखने वाला है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो ये पॉइंट अपना ए है, ठीक, और इसको मान लो बी। तो ये लाइट ऐसे आई, यहाँ पे आएगी बोलना चाहिए अपन को, आएगी बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे तो आई, बट गई किधर, ए से गई, तो अपन को फील कहाँ से हुआ, यहाँ पे फील हुआ। ठीक है? ठीक है ना? और आएगी तो जाएगी भी इसी पाथ से कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्न हुआ इस एंगल को आई ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको आर ले लेते हैं। तो इस एंगल को आर ले लिए, इसको आई ले लिए। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ये आई रहेगा इंसिडेंट एंगल, और ये वाला आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आर शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ये आई शिफ्ट होके यहाँ आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो अपने को करना क्या है, वाटर से एयर पे जा रहे हैं तो स्नेल्स लॉ लगाना है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या लिखेंगे अपन, वाटर से एयर में जा रहे हैं तो डब्लू म्यू ए, तो ये क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है ना? अब करना क्या है अपने को,
तो आई के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई है ना, तो साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हाइपोटेनस, तो ये 90 है तो हाइपोटेनस ये रहेगा, है ना। तो यहाँ तो फिर अपना नुकसान हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ओ बी लिखेंगे, और साइन आर को क्या लिखेंगे, आर के लिए लिखेंगे तो ए बी अपॉन, इस पॉइंट का अपन ने नाम नहीं दिया कुछ, क्या इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, इस पॉइंट को आई नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपने को इमेज दिखेगी, ठीक। तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस का काम क्या करेगा, ओ बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आर को क्या लिखेंगे, साइन आर के लिए परपेंडिकुलर यहाँ भी ए बी है और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, आई बी, ठीक है। तो ए बी कट जाएगा और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो आई बी ऊपर जाएगा और ओ बी नीचे आएगा, ठीक है कि नहीं। आई बी, बताओ इस बात में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या मिल गया हम लोगों को, आई बी मिल गया और क्या मिल गया, ए बी मिल गया ना, मिल नहीं रहा ये, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि हमारी आँख कितनी बड़ी होती है, इतनी सी, ठीक है, छोटी सी। तो ये जो ए बी डिस्टेंस हो गया तो बहुत छोटा होगा ना। अब अगर ए बी बहुत छोटा होगा तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ए बी ऑलमोस्ट ए ओ के इक्वल होगा, मतलब ये जो ओ बी है वो ओ ए के इक्वल होगा। उसी हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आई बी है ये भी आई ए के इक्वल होगा, ठीक है। एज साइज ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आई बी जो होगा वो आई ए के इक्वल होगा और ओ बी जो होगा वो ओ ए के इक्वल होगा। बताओ कोई दिक्कत है इस बात से, क्योंकि जो ए बी होगा वो अप्रॉक्सीमेटली, ए बी जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बहुत छोटा होगा, ठीक है। बताओ इस बात से कोई दिक्कत। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू, आई बी को क्या लिखेंगे, आई ए अपॉन ओ ए, ठीक है। अब इसमें रियल डेप्थ कौन सी है, नीचे है, एक काम करते हैं उल्टा कर देते हैं, ओ ए अपॉन आई ए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डब्लू म्यू ए, या फिर ए म्यू डब्लू लिख दें क्या। तो ओ ए क्या है अपना रियल डेप्थ और आई ए क्या है एपरेंट डेप्थ, जो अपने को दिखाई देगा, और ये किसके इक्वल होगा, ए म्यू डब्लू के, ठीक है। और यही अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा एपरेंट डेप्थ भी उतना ज़्यादा कैसे होगी भाई, कम दिखेगी ना, ठीक है, मतलब और उतना ऊपर दिखेगा अपने को और उतना पास दिखेगा, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट कितना हुआ भाई, ये वाली डिस्टेंस शिफ्ट हुई, इतना ऊपर पहुंच गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल शिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, ये होगा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ कितना है अपना ओ ए और एपरेंट डेप्थ कितना है आई ए, ठीक है। अब यहाँ से अपन आई ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन म्यू,
ठीक। तो यहाँ से OA को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1/μ। तो यहाँ से OA म्यू माइनस 1/μ। ठीक। तो इतना शिफ्ट होगा। अगर मैं मान लूँ, क्या मान लूँ कि ये जो डेप्थ थी ये D थी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे D इंटू 1 माइनस 1/μ या म्यू माइनस 1/μ। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि कितना ऊपर दिखेगा ये मिल गया, कितनी दूर दिखेगा यहाँ पे पता चल गया। ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये डेप्थ होगा उतना हमको ऊपर दिखने की संभावना होगी, या फिर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ये वाली हाइट बढ़ेगी, उतना ये पॉइंट इमेज तुम्हारे और ऊपर आएगा। ठीक है। तो शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब इसी फिनोमिना का यूज़ करते हुए ना सन भी, तुम लोग कभी सोचे हो ऐसा कि सन हम लोगों को कुछ मिनट पहले दिखता है और सनसेट के कुछ मिनट देर तक भी दिखाई देते रहता है? उसका रीज़न भी यही है। तो बस छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देखते हैं इसके बाद। तो देखो ऐसा है कि हमारा जो सन है ना वो सनराइज से पहले हम लोग को दिखता है और सनसेट के बाद भी हम लोगों को दिखता है। और वो टाइम बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं है कि घंटा पहले दिखने लगता है, सिर्फ 2 मिनट पहले। तो इस वजह से 4 मिनट दिन का समय बढ़ जाता है। ठीक है। अब उसका बेसिक कॉज क्या है? तो देखो ये मान लो अर्थ है और ये सन है, तो यहाँ पे बीच में एटमॉस्फेयर है। अरे ठीक है ना यार, एज्यूम कर लेना, बहुत दूर है ना, तो छोटा दिखता है ना अर्थ के कंपैरिजन में। तो सा यहाँ बैठ के देख रहा है ना। ठीक। तो अब यहाँ तो वैक्यूम है, इसके बाद ये एटमॉस्फेयर है। लाइट आई ऐसे बेंड होने लगी, लाइट ऐसे बेंड होने लगी, तो ये एपरेंट जो है ना वो यहाँ कहीं पे दिखेगा। समझ में आया? तो यही सेम रीज़न है कि सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक दिखता है और सनसेट से पहले जब यहाँ रहता है तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस वजह से क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है, इसी कारण। समझ में आई बात? और यही चीज़ इसी का रीज़न ये है ना कि जैसे कभी कभी तुम लोग नोटिस किए होगे कि सन तुम लोग को ऐसे चपटा क्यों दिखता है? क्योंकि देखो यहाँ वाली लाइट जो है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वाली जो लाइट है ये अलग रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन यहाँ और यहाँ का जो होगा, जो साइड्स में होगा, अगर ये सन है तो यहाँ और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो अलग हो सकता है, क्योंकि हाइट है ना भाई, सन बड़ा साइज का है। एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट में काफ़ी डिस्टेंस है, तो यहाँ से जो लाइट आई वो अलग रिफ्रैक्ट होगी, ये अलग डेविएट होगी। लेकिन ये दोनों यहाँ और यहाँ की बात करें अगर, तो ये सेम, जितना इधर वाला होगा उतना इधर होगा, तो इसलिए ये साइड सेम दिखेगा बट ऐसे चपटा दिखता है। यही रीज़न है कई बार कि एपरेंट फ्लैटनिंग होती है सन की। सन हम लोगों को थोड़ा सा फ्लैट दिखता है कभी कभी। तो बताओ समझ में आई ये बात? हाँ, तो जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं उससे क्या होता है, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मिलते जाता है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होते जाता है और अंत में जब अपने तक पहुंचता है तो लगभग ये 0.5 डिग्री का शिफ्ट आया होता है। और वो 0.5 डिग्री के शिफ्ट की वजह से 2 मिनट टाइम बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ठीक है, एंजॉय करो फिर।